चलिए, तो आज डिस्कस कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम पे जो पीडीएफ देख रहे हो, ये पीडीएफ है आपकी ओपी टंडन की। ध्यान रखेंगे, ओपी टंडन की, एनसीईआरटी की नहीं है, ध्यान रख। ठीक है, तो ये ओपी टंडन है। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, इसलिए हम इसको सिलेक्ट किए पहले, बाद उसको भी डिस्कस करेंगे हम दूसरे वीडियो में। ठीक है, पहला देखो, पहली लाइन ही बोल रहा है कि सभी गैसेस वाटर में सॉल्यूबल हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा तो कुछ कम। ठीक है, अब कहाँ कहाँ है वो आपको पता है। सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, हाउस होल्ड जो क्लीनर्स हैं, इसमें हम कहते हैं जनरली CL2 गैस, है ना। और जैसे अमोनिया सॉल्यूशन बनाना है, एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, उसे वर्ड याद रखिए। फॉर्मलिन क्या है? फॉर्मलिन कुछ नहीं है, वाटर प्लस फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन है। ये आपको याद रखिएगा, ये बायो में भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। फॉर्मलिन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन को ही हम फॉर्मलिन कहते हैं, जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है बायो में। ठीक है, वहाँ पर तो ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनमें भी ये है, वाटर रिजर्वायर्स, है ना। वाटर रिजर्व मतलब जो भी पानी जहाँ भी है उसमें ऑक्सीजन किसी न किसी अमाउंट में वो डिजॉल्व होगी, नहीं तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सफ़र करेंगे। ठीक है, कैसे आप सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्युबिलिटी है क्या चीज़। देखो, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के टर्म में लिखी जाती है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, इसको हम लिखते हैं अल्फा से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास, हमने कहा कि कोई गैस स्मॉल v वॉल्यूम किसी गैस का डिजॉल्व है, और जिस समय वो डिजॉल्व हो रहा था उस समय का प्रेशर था 180 में, कहे हम प्रेशर P है। ठीक है, और जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा था उस सॉल्वेंट का वॉल्यूम कैपिटल V है। तो इस जो स्मॉल v अपॉन PV का जो रेशियो है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा मीन्स सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो अल्फा क्या है? एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट। एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट मतलब गैस कितना डिजॉल्व हो रही है डिवाइड बाई उस समय क्या प्रेशर है और क्या कितना वॉल्यूम का सॉल्वेंट है। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होनी चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस स्मॉल v in ml that can be dissolved in 1 ml of liquid solvent at particular temperature and pressure। particular temperature and pressure की बात कर रहा है कि particular temperature और pressure पे गैस कितनी डिसॉल्व है। ठीक है, एट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट एट 1 atm प्रेशर। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि V वॉल्यूम गैस का है, उस समय का वॉल्यूम कैपिटल V है, तो अगर प्रेशर V होगा तो क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू पी। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बात रही गैस के सॉल्युबिलिटी की। अब देखो कि किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। ठीक है, किन किन चीज़ों पे वो डिपेंड करती है, फैक्टर्स क्या क्या है सॉल्युबिलिटी वाले। तो सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स में सबसे पहले नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो, जो गैसेस किसी तरीके से बॉन्ड बना सकती हैं, मान लो कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने गैस डिजॉल्व किया, अगर इनके बीच कोई बॉन्ड हो सकता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, तो ये ज़्यादा खुलेंगी, मतलब बॉन्डिंग कितनी अच्छी से होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ की जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक वाले ही डिजॉल्व होते हैं, आपको पता ही है, और इनऑर्गेनिक वाले में इनऑर्गेनिक वाले डिजॉल्व होते हैं, यानी कि लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक। दूसरी चीज़, जो गैसेस ज़्यादा लिक्विफाई हो सकती हैं ईजिली। देखो, गैसेस जो ईजिली लिक्विफाई हो सकती हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्वेंट्स में जैसे CO2 की बात कर रहा है, CO2 जल्दी से सोल्यूबल हो जाती है। ठीक है, जल्दी से लिक्विफाइड हो जाती है, इसलिए सोल्यूबल है। अब ये सवाल है कि ये बताओ कि ऑक्सीजन और CO2 में कौन ज़्यादा सोल्यूबल है? तो CO2 ज़्यादा सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि CO2 को लिक्विफाई करना आसान है एज कम्पेयर टू O2। तो CO2 पानी में ज़्यादा घुलती है, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, है ना, कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है सेम कंडीशन में, क्योंकि वो इजिली लिक्विफाई हो सकती है एज कम्पेयर टू O2 एंड H2। H2 तो O2 से भी कम सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि H2 और He यही तो दो हैं जो बहुत मुश्किल से लिक्विफाइड हो पाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी गैस, जैसे अमोनिया की बात की, HCl की बात की, ये सब वाटर से किसी न किसी तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, तो ये बात हुई इनकी सोल्यूबिलिटी, तो नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है इन
एथिल अल्कोहल देन वाटर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ बात करी कि वाटर में H2 से ज़्यादा O2 सोल्यूबल है, O2 से ज़्यादा CO2 सोल्यूबल है, और HCl और अमोनिया भी सोल्यूबल है, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। लेकिन अगर हम वाटर की जगह पे एथिल अल्कोहल ले लें तो ये सारी गैसेस की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, यानी इन गैसेस की सोल्यूबिलिटी H2O से कहीं ज़्यादा, H2O में न हो करके उससे कहीं ज़्यादा एथिल अल्कोहल में है, ठीक है, जिसको हम ETOH कहते हैं, एथेनॉल, है ना। एथिल अल्कोहल में ये पानी से भी ज़्यादा सोल्यूबल है, ठीक है, यानी पानी में घोलोगे तो कम घुलेगी, एथेनॉल में घोलोगे तो ये गैसेस उसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिजॉल्व होंगी। तो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान है, कौन सोल्यूबल है और कौन किस में ज़्यादा सोल्यूबल। तीसरा टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है ना, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जैसे जैसे आप करेंगे बॉईल करेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर कर बात है, ठीक है। ये देखो ग्राफ, है ना, ठीक। तो जब पानी आप बॉईल करते हैं तो पानी से पहले गैसेस बॉईल बबल के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो जाती है, ठीक। आगे देखिए, फिर आता है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, गैस का प्रेशर उस लिक्विड की सरफेस में जितना ज़्यादा होगा प्रेशर, सॉल्युबिलिटी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। प्रेशर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है ना। तो ये राउल्स हेनरी का लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन एट डेफिनेट टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। ये हेनरी का स्टेटमेंट है, जिसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो इसने कहा कि मास, यहाँ m का मतलब है अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या m इज इक्वल टू k इंटू पी। यहाँ जो k है ये हेनरी कांस्टेंट अभी नहीं है, ध्यान रखिएगा। k हेनरी कांस्टेंट नहीं है, k केवल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। केवल क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि पी की वैल्यू 1 atm है, पी क्या है 1 atm है या 1 बार है, तो m इज इक्वल टू के आएगा, है ना। यानी एक यूनिट प्रेशर पे जितना गैस घुलती है वो कांस्टेंट के इक्वल होती है हमेशा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये के की जो वैल्यू है, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये किन की चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है कि गैस गैस है कौन, उसका नेचर क्या है, ठीक है। के डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, आप याद करें, नोट कर लीजिए, है ना। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर की यूनिट क्या है, इन 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पर, ठीक है। अब जब अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कोरिलेट करें तो y की जगह क्या आ रहा है, m आ रहा है। यानी एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y एक्सिस पे क्या रखेंगे, हम m रखेंगे, है ना। c कुछ है नहीं तो लाइन हमेशा इस जीरो से निकलेगी, और x की जगह पे क्या है, प्रेशर है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप क्या बताएगा, स्लोप बताएगा कि k की वैल्यू क्या होगी, है ना। m की जगह क्या बचा, m के लिए k बचा, यानी एक वैल्यू क्या बताएगी, k बताएगी। यही बाद में हेनरी कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्राफ हेनरी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, k की वैल्यू। अब जिसके लिए k की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मान लो हमने ऐसा किया कि एक गैस है, उसी कंडीशन में ये आ रहा है, एक गैस के लिए आ रहा है, तो किसका स्लोप ज़्यादा है, ये वाला स्लोप ज़्यादा होगा, है ना, एज कम्पेयर टू दिस। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हुई। अब देखो आगे क्या कह रहा है, वही चीज़ यहाँ इन्होंने समझा रखा है, ठीक है। ये यानी कि O2 और N2, ठीक है, दोनों का दे रखा है स्लोप। तो वो डिपेंड करता है कि स्लोप उसका कितना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने आपको दिया प्रेशर, मान लो हमने कहा कि टेम्परेचर दिया रहने दो, एक टेम्परेचर था जिस पर m1 ग्राम गैस डिसॉल्व हुई, एक मान लो उसके बाद हमने कहा कि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके P2 कर दिया, तो बताओ कितना गैस डिसॉल्व होगी, तो वो m2 ग्राम के डिसॉल्व। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, जहाँ पे P1 पर m1 ग्राम गैस डिसॉल्व थी और P2 पर
M2 ग्राम गैस डिजॉल्व है तो M1/M2 इज इक्वल टू P1/P2 रिलेशन बनता है। ये भी एनसीईआरटी मेंशन नहीं है बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, उसको एक बार देख लेंगे। ठीक, अब आगे देखो, व्हेन मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस लेकिन जो आपस में रिएक्ट ना कर रही हो ऐसी गैसेस को डिसॉल्व कर लिया जाए तो वही फार्मूला लगेगा कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करती तो वो एक दूसरे से कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, तो आराम से चलता रहता है, ठीक है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो वो इंडिविजुअल उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा उनकी सॉल्युबिलिटी उसी पे डिपेंड करेगी, दूसरे के प्रेशर से उनका कोई लेन देना नहीं है। तो चला हमने ऑक्सीजन लिया है एंड नाइट्रोजन लिया है और क्लोरीन लिया है, तो किसी एक का प्रेशर दूसरे को अफेक्ट करेगा नहीं, कोई भी प्रेशर दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से चलते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं जो एनसीईआरटी के डेफिनेशन जो इस चीज़ को समझाता है, ये है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कि गैस, अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम हेनरी लॉ को लिखें तो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो x इक्वल टू k प्राइम p आएगा। k प्राइम p मतलब क्या, अगर हम p को लिखें इधर, p को छोड़ दे उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1/k प्राइम x। ये 1/k प्राइम इज कॉल्ड kh इज हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, फिर से देखो कि x इज इक्वल टू kp, k प्राइम p। अब k प्राइम को आप रहने उधर लेके जाइए, x/k प्राइम, x/k प्राइम, ये जो 1/k प्राइम है इसको हम बोलते हैं क्या, kh, हेनरी कांस्टेंट। जबकि तुम्हारे एनसीईआरटी में डायरेक्ट उसने लिखा है, क्या लिखा है कि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है, लेकिन उसने ऐसे लिखा है तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं, उसने इस चीज़ को नहीं समझाया 1/k इज इक्वल टू kh। तो यहाँ से p इज इक्वल टू सीधे उसने क्या लिया है, kh लिया है, ठीक है, डायरेक्ट। तो kh लिया है तो इसने भी वही किया है, kh, p इज इक्वल टू kh, लेकिन kh क्या है, kh इक्वल टू 1/k प्राइम है, ठीक है। जो स्टेटमेंट कहता है उसके हिसाब से अगर हम बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये चीज़ थी। अब kh की वैल्यू हम कहते हैं कि टेम्परेचर और गैस पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो kh की वैल्यू बढ़ेगी, तो पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, है ना। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो kh की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ मैं लिख दे रहा कि अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो kh की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना, एक बात। दूसरी बात, अगर आप kh को, जिस गैस के लिए kh की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए सॉल्युबिलिटी यानी उसका मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में पर्टिकुलर कंडीशन में कम होगा, ठीक है। तो kh इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kh, यानी एक रिलेशन और बन के तैयार हो गई कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t, x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि मोल फ्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी, ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो ये बात थी। अब हेनरी लॉ की देखो लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशन ये है, देखो माना कि गैस हाई प्रेशर पर ज़्यादा डिजॉल्व होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिसोसिएशन या कोई और फिनोमिना हो सकता है। तो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो होती तो गैस ज़्यादा घुलती लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केमिकली किसी प्रकार का ना तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, न मतलब न तो डिसोसिएशन न तो एसोसिएशन। जैसे देखो अमोनिया वाटर डिजॉल्व होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाई, इस पर हेनरी लॉ नहीं काम करेगा, इस पर हेनरी लॉ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर से डिसोसिएट हो गई, इस पर भी काम नहीं करना है, ठीक है। CO2 देखो आपस में कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बना ली, यहाँ पे भी वर्क नहीं करेगा, तो हेनरी लॉ यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। जहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है वहाँ पे हेनरी लॉ वर्क नहीं करता है। एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया है बहुत अच्छा कि भाई ये बताओ कि ऑक्सीजन तो बहुत कम सोल्यूबल होती है लेकिन ब्लड में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है, ऐसा क्यों। तो देखो वहाँ पे हेनरी लॉ काम नहीं करता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम सोल्यूबल है पानी में, ठीक है, CO2 कंपेरिजन, लेकिन O2 ज़्यादा ब्लड में क्यों पाई जाती है, रीज़न है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस। एक हीमोग्लोबिन 4O2 मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया, तो कॉम्बिनेशन हो गया, वहाँ हेनरी लॉ काम नहीं करेगा, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पे हेनरी लॉ काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ कॉम्बिनेशन होता है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व होती है, ठीक है। इनकी एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो एप्लीकेशन है पहला क्या, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है,
कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जब हम बहुत ऊपर जाते हैं, जब हम पहाड़ों पे जब हम ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो वहाँ जाने पर हमारे ब्लड में, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। पहाड़ों पे जाने से ऊपर जाने पर जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है तो ब्लड की सॉल्युबिलिटी, ब्लड में जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो भी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उस समय ना तो हम सोच पाते हैं, हाँ, ना तो हम प्रॉपरली कोई रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है, हमें थकान होने लगती है। इसको बोलते हैं एनॉक्सिया। ये ध्यान रखिएगा, एनॉक्सिया किससे रिलेटेड है? एल्टीट्यूड से रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है। जब ऊपर जाते हैं तो एनॉक्सिया होते हैं। इसी तरह जब आप सी डीप में जाते हैं, जब डाइवर्स हमारे कहाँ जाते हैं? सी डीप में जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ने लगती है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो पहले जब नीचे जाते हैं तो गैस जो हम लेके जाते हैं गैस सिलेंडर्स में बहुत ज़्यादा घुल जाती है, बहुत 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 ज़्यादा घुल जाती है। लेकिन जब अचानक से हम बाहर आते हैं तो प्रेशर अचानक डिक्रीज होता है, सडनली डिक्रीज हो गया, और जब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सारी गैस जो डिजॉल्व हो बाहर आने लगती है। उसी समय जो नाइट्रोजन गैस सिलेंडर में प्रेजेंट थी वो आती है बाहर, और ब्लड वेसल्स में यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बबल्स ऐसे एग्जिस्ट कर जाते हैं, बबल फॉर्म करती है। ये बबल्स बहुत पेनफुल होते हैं, इनका फॉर्मेशन बहुत पेनफुल होता है, कभी कभी तो डेथ हो जाती है। इन्हें कहते हैं बेंड। क्या कहते हैं? बेंड। अच्छा, इस समस्या प्रॉब्लम से हमें इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि ऐसा करिए कि जो नाइट्रोजन, देखो 32.1% ऑक्सीजन के अलावा पूरी नाइट्रोजन थी, बोला नाइट्रोजन को कम कर दो, हीलियम दे दो ना इसको। 11.7% अब हीलियम ली जाती है, नाइट्रोजन को कम करके 56.2% कर दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीलियम बहुत कम सोल्यूबल है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में नहीं हो पाती, तो बेंड की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि मान लो आपने पानी लिया है H2O, H2O में थोड़ा सा आपने नमक डाल दिया, अब इसमें गैस कम घुलेगी, भले टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो। उसी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वाटर प्योर है, अब आप गैस इसमें डिजॉल्व कर रहे हो तो अभी ज़्यादा घुलेगी, यानी किसी सॉल्यूशन में गैस कम डिजॉल्व होती है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चाहे इलेक्ट्रोलाइट कोई भी चीज़ हो, चीनी भी डिजॉल्व कर देंगे तब भी उसमें उसके बाद उसमें कम डिजॉल्व होगी ऑक्सीजन, ठीक है, या कोई भी गैस। तो ये थी आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से रिलेटेड। इस पर बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।